जय हिंद दोस्तों। आज से शुरू करेंगे संभव 2023 नाम की एक सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी पीटी 2023 में आने वाले हर संभावित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को देनी होती थी। ये कथन सही है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक महत्व में से एक ये भी है कि इसने भारत में पहले अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया। दूसरा कथन देखते हैं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की। यह भी कथन सही है, क्योंकि 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है, अतः इसने दोहरी सरकार की व्यवस्था की स्थापना की। तीसरा कथन है, 1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के लिए और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की है। यह भी कथन सही है, क्योंकि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, 1861 के अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। इसमें यह कथन सही है, क्योंकि अगर जो देखें तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ने वायसराय द्वारा कुछ भारतीयों को अपने विस्तारित परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों के लिए नामित करने का निर्णय किया था। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नए विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया था। दूसरा कथन है, 1892 के अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त, जिसे गैर सरकारी कहते हैं, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की और आधिकारिक बहुमत को कम कर दिया। ये कथन गलत है। अगर जो देखें तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उसने आधिकारिक बहुमत को बनाए रखा, कम नहीं किया, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन है, 1919 के अधिनियम ने विधान परिषदों के विचार विमर्श के कार्यों को बढ़ाया, पूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति दी और बजट पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श के कार्यों का विस्तार किया। उदाहरण के लिए सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, इसने संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया। ये कथन सही है, क्योंकि 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था, इसलिए यह कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन है, इसने महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। यह भी कथन सही है। इसने दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तीसरा कथन है, नए संविधान बनने तक भारत इस अधिनियम के अनुसार शासित था। यह भी कथन सही है, क्योंकि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रत्येक उपनिवेश और प्रांतों के शासन के लिए प्रदान किया गया था, जब तक कि नया संविधान नहीं बनाया गया। हालांकि अधिराज्यों को अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाता है। ये LIC मामले में इसे संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। दूसरा कथन है, प्रस्तावना विधायिका की मनमानी शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करती है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि अगर जो देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो न्याय संगत है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। ये कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार किया गया और हस्तांतरित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो पहला और दूसरा कथन गलत है। तो इसमें विकल्प है, विकल्प बी में पहला और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश लिखा हुआ है और दूसरी तरफ संविधान के स्रोत। आयरिश संविधान सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार और क्षेत्राधिकार, ये गलत है। कनाडा का संविधान राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी सुमेलन, गलत है। तीसरा है ऑस्ट्रेलियाई संविधान राज्य के सदस्यों का चुनाव, ये भी गलत है। और चौथा है दक्षिण अफ्रीका जो व्यापार, वाणिज्य और अंतर पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता, ये भी कथन गलत है। अब आयरिश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ लिए गए हैं संविधान में, उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे आयरिश संविधान में DPSP लिया गया है, कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, बाकी और भी चीज़ें ली गई हैं। ऊपर दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें चारों गलत हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत मिशन, जिसे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, यह जल शक्ति मंत्रालय का मिशन है। ये कथन गलत है, क्योंकि यह आवास और शहरी मंत्रालयों के यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का मिशन है। दूसरा कथन है, इसका एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में पानी को सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल हो। ये कथन सही है, क्योंकि इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह सुनिश्चित करता है कि हर घर पानी को सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे चीन में यारलुंग सांपो के नाम से जाना जाता है। ये कथन सही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा कथन है, यह बूढ़ी दिहिंग के नाम से कैलाश श्रेणी से निकलती है। ये कथन गलत है। अगर जो देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चिमायुगुंग ग्लेशियर से, जिसे सियांग या तिहांग के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से निकलती है। तीसरा कथन है, सादिया अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है जहाँ से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ये कथन सही है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2030 तक सभी ग्रामीण शहरों में नल के पानी को सुनिश्चित करना है। ये कथन गलत है, क्योंकि वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। दूसरा कथन है,
केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90-10 है। ये कथन सही है, तो केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90-10 तथा अन्य राज्यों के लिए 50-50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% तक का है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति के मसौदे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, इस नीति में एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक एक शीर्ष शासी निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है। ये कथन सही है, क्योंकि नीति में देश में हवाई खेलों के लिए 2 स्तरीय संरचना का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक एक शीर्ष शासी निकाय और प्रत्येक हवाई खेल के लिए एक विशिष्ट संघ शामिल होंगे। दूसरा कथन है, ASFI नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। ये भी कथन सही है। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें, भारत और चीन के बीच इस मसौदे पर हस्ताक्षर हो चुका है। ये कथन गलत है, क्योंकि हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। यह आदान प्रदान पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसार हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होती है, जैसा इसमें दूसरे कथन में लिखा हुआ है। इस समझौते के अनुसार 2 देशों को एक दूसरे के परमाणु सुविधाओं के बारे में सूचित करना होता है। ये कथन सही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तीसरा कथन है, इस समझौते के तहत केवल परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर प्रतिष्ठान शामिल हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्धन, पुनर्संसाधन सुविधाओं के साथ साथ किसी भी रूप में विकिरित परमाणु ईंधन और सामग्री के साथ कोई अन्य प्रतिष्ठान व महत्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री का भंडारण करने वाली प्रतिष्ठान आदि सभी को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के तहत शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। तो इस सीरीज में हमने पूरे 10 क्वेश्चन देखे। अब अगले वीडियो में भी 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। धन्यवाद।